दीपा अपनी सास शीला, पति प्रदीप और छोटी बेटी नीलम के साथ रहा करती थी। दीपा और उसका परिवार बहुत गरीब था। यदि एक दिन प्रदीप मजदूरी नहीं करता तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसे ही एक दिन प्रदीप बुखार से तपता हुआ घर आता है और दीपा से बोलता है, दीपा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब दीपा प्रदीप का सर छूकर देखती है और प्रदीप से बोलती है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन घर में आराम कर लीजिए, पर आप है जो मेरी सुनते ही नहीं है। बहू, प्रदीप की तबीयत पहले से ही इतनी खराब है और तू उसे ठंडी पट्टी करने के बजाय सुना रही है। माँ जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे इनकी फिक्र है, तभी तो मैं इन्हें बोल रही हूँ, पर ये है जो मेरी सुनते ही नहीं है। इस तरह से रोती बिलखती दीपा पड़ोसन से बर्फ मांग कर लाती है और प्रदीप की ठंडी पट्टी करती है। लेकिन पूरी रात बीत जाती है पर प्रदीप का बुखार कम नहीं होता और अगली सुबह होते ही दीपा प्रदीप को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद डॉक्टर दीपा से बोलते हैं, आपके पति का बुखार सर पर चढ़ चुका है, नस में खून जाम हो चुका है। अगर आप इन्हें जल्दी से किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं लेकर गई तो आप अपने पति को खो देंगी। डॉक्टर के बात सुनकर दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपा और उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रदीप का इलाज करवा सके और इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में प्रदीप दुनिया से चल बसता है। प्रदीप के जाने के बाद दीपा और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है और एक दिन दीपा भूख से तड़पती अपनी बच्ची को देख अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ। मैं अब आपको और अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मैंने सोच लिया है, हमारे पास जो छोटी सी जमीन रखी है, मैं उस जमीन पर इस साल भुट्टे की खेती करूँगी। पर बहू, खेती करने के लिए तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और भुट्टे की खेती होने के बाद उन्हीं भुट्टों को सेठ के हाथों बेच दूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। अब इस तरह से शीला सेठ से कुछ पैसे धार लेकर भुट्टे की खेती करती है और उसकी भुट्टे की खेती बहुत अच्छी होती है। इस तरह से अब हर साल दीपा भुट्टे की खेती करके अपने घर को चलाने लगती है। लेकिन दीपा की खुशियाँ देख सेठ से बर्दाश्त नहीं होता और जब इस बार दीपा भुट्टे लेकर सेठ के पास बेचने जाती है तो सेठ दीपा से बोलता है, माफ करना दीपा, पर इस साल मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता क्योंकि इस बार बहुत ही कम दामों पर मुझे दूसरा ग्राहक मिल गया है। पर सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि इस बार मैं हर साल से ज्यादा भुट्टे की खेती करूंगी तो आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे, और इसीलिए मैंने इस बार केवल भुट्टे की ही खेती की ताकि मेरा और आपका दोनों का ज्यादा मुनाफा हो, और आप मना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कम दामों पर तुमसे भी अच्छे भुट्टे किसी और से ले लिए हैं। इस तरह से सेठ दीपा से उसके भुट्टे नहीं लेता और बेचारी दीपा रोती हुई अपने भुट्टे लेकर घर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक छोटे से भूखे बच्चे को देखती है जो दीपा के हाथ में भुट्टे का कट्टा देख उससे बोलता है, आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे अपने भुट्टे दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, तुम जितने चाहो उतने भुट्टे ले सकते हो, पर तुम इन भुट्टों को खाओगे कैसे? तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ या कोई बड़ा है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर दीपा को उस बच्चे पर दया आती है और वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी की तरह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीपा की ममता देखकर वो बच्चा एक देवी में प्रकट हो जाता है और देवी दीपा से बोलती है, दीपा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ जो किसी को भूखे नहीं सोने देती, और आज तुमने मेरी भूख शांत करी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मशीन दे रही हूँ। ये भुट्टे की जादुई मशीन है। अब तुम इस मशीन में जितने भुट्टे डालोगी वो सारे भुट्टे सोने के हो जाएंगे। इस तरह से माँ अन्नपूर्णा दीपा को भुट्टे की मशीन देकर गायब हो जाती है, जिसके बाद दीपा उस जादुई भुट्टे की मशीन में एक भुट्टा डालती है और वो देखती है कि वो भुट्टा सच में सोने का बन चुका है। अब क्या था, अब दीपा जादुई भुट्टे की मशीन से कुछ भुट्टों को सोने का बना लेती है और उन्हें बेचकर उनसे मिले पैसों से सबसे पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करती है और देखते ही देखते बहुत जल्द दीपा
एक छोटे घर से बड़ा घर बना लेती है और अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। अब दीपा के पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो सेठ के पास भी नहीं थी। दीपा की सफलता देख सेठ खुद से बोलता है, गरीब विधवा दीपा जो मेरी बदौलत अपना घर चला पा रही थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? आज उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो मेरे पास भी नहीं है। इतना सोचकर सेठ दीपा के घर जाता है और दीपा के ऊपर नजर रखने लगता है। इस बात से अनजान दीपा जादुई भुट्टे की मशीन में भुट्टे डालने लगती है और वो सारे साधारण भुट्टे सोने के भुट्टे में तब्दील हो जाते हैं। ये देख सेठ खुद से बोलता है, तो ये है वो जादुई भुट्टे की मशीन जिसके जरिए ये गरीब दीपा आज करोड़पति बनी है। पर कोई बात नहीं सेठ, अब ये मशीन तेरी होगी और तू अमीर से अरबपति बन जाएगा। इस तरह से सेठ ख्याली पुलाव पकाने लगता है और खुली आंखों से सपना देखता है कि जादुई भुट्टे की मशीन उसके पास है और वो उस मशीन में जो कुछ डाल रहा है वो सब कुछ सोने का बनकर निकल रहा है। ये सपना देखकर अब सेठ रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही वो दीपा के घर से जादुई भुट्टे की मशीन को चुरा लाता है। अगली सुबह जब शीला देखती है कि उनकी जादुई भुट्टे की मशीन गायब है तो शीला दीपा से बोलती है, बहू, माँ अन्नपूर्णा ने जो हमें जादुई भुट्टे की मशीन दी थी वो गायब हो चुकी है। बहू, अगर वो मशीन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो ना जाने वो मशीन का क्या उपयोग करेगा। माँ जी, वो जादुई भुट्टे की मशीन हमें माता अन्नपूर्णा ने दी थी, इसीलिए कोई भी दुष्ट व्यक्ति उस मशीन का उपयोग नहीं कर सकता। अगर वो मशीन किसी गलत शख्स के हाथों में होगी तो बहुत जल्द हमें हमारी मशीन मिल जाएगी। इस तरह से दीपा बेफिक्र हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर सेठ जादुई भुट्टे की मशीन में कभी भुट्टा तो कभी चावल और कभी गेहूं डालता है, ये सोचकर कि उस मशीन में डाला हुआ हर चीज सोने का बनकर निकलेगा। लेकिन उस मशीन में जो कुछ जाता वो बाहर ही नहीं आता। ये देख सेठ खुद से बोलता है, अरे ये क्या, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। जब वो गरीब दीपा इसमें भुट्टे डाल रही थी तो वो भुट्टे सोने के बनकर निकल रहे थे, फिर मेरा डाला हुआ कोई सामान सोना बनकर क्यों नहीं निकल रहा? ये सोचकर सेठ मशीन को पटकने लगता है और मशीन फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर सेठ को पीटने लगती है। और जब सेठ को काफी चोट लग जाती है तो मशीन अपने आप दीपा के पास पहुंच जाती है। ये देखकर शीला को दीपा के बात पर विश्वास हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सेठ को अपनी गलती का एहसास और खुद से बोलता है, जान छोटी उस मशीन से, अच्छा हुआ जो वो मशीन अपने आप यहाँ से गायब हो गई, वरना मैं खुद उस मशीन को दीपा के घर छोड़कर आता। इस तरह से सेठ फिर कभी लालच नहीं करता। तो वहीं दूसरी ओर दीपा अपनी सास और बेटी के साथ मिलकर जादुई भुट्टे की मशीन के जरिए गरीब लोगों की मदद करती हैं। आस्था घर में सुबह सुबह पहले उठकर घर का सारा काम खत्म करके पूजा करती है और अपनी सास नीलम के कमरे में जाकर उन्हें चाय देने लगती है कि तभी आस्था का पति रमेश आवाज देते हुए आस्था से बोलता है, अरे आस्था कहाँ चली गई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा सर फट जाएगा। रमेश की आवाज सुनकर आस्था अपने पति को आवाज देती हुई बोलती है, हाँ रमेश जी, मैं बस थोड़ी देर में आई। अच्छा, तो आज भी उसके सर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रात में फिर से नशा करके आया था। सही कहा माँ जी आपने, अब तो मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। अभी रोज नशा करके आने लगे हैं और घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मैं उनके साथ पार्टीज में क्यों नहीं जाती। क्या बोलता है मेरा नालायक बेटा तुझसे? माँ जी आप ही बताइए, घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है, मैं रात को तैयार होकर आपको घर में अकेला छोड़कर उनके साथ पार्टी में कैसे जाऊँ? और अगर कभी मैं उनके साथ पार्टी में चली भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर मैं तो जॉब भी करती हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जाना होता है। अब ऐसे में इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? बहू, ये सब ना तुझे मुझे पहले बताना था। खैर ये सब छोड़ अभी, और तू जाके उस नालायक को नींबू पानी दे दे ताकि उसका कल रात वाला नशा उतर जाए। अब आस्था वहाँ से किचन में जाकर रमेश के लिए नींबू पानी बनाती है और उसे दे देती है, जिसके बाद नीलम रमेश के लिए और अपने लिए लंच बनाने लगती है।
तभी रमेश तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और डाइनिंग टेबल पर खाना ना देखकर आस्था के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आस्था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और अब तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। यार तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम्हारी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। अभी मैं नाश्ता करूंगा, फिर तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने के अलावा तुम और करती ही क्या हो? मैं क्या करती हूँ आप ये पूछ रहे हैं? अरे आप क्या करते हैं? आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करके रात को पार्टी में चले जाते हैं और नशे की हालत में घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं और फिर आपकी सुबह होती है, फिर कलेश करके आप काम पर निकल जाते हैं। मुझे घर के साथ साथ स्कूल भी जाना होता है, मैं भी काम करती हूँ, आपकी तरह नशे में नहीं रहती। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए लंच, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम अकेले अपने स्कूल चली जाना। और रही घर के कामों की बात, तो घर में काम ही कितना होता है, 2-4 बर्तन और कुछ कपड़े। इस तरह से रमेश आस्था से लड़ाई करके ऑफिस के लिए चला जाता है और आस्था भी गुस्से में स्कूल चली जाती है। दोपहर को जब आस्था स्कूल से घर आती है तो वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद नीलम आस्था के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आने दो इस निठल्ले को आज। जब ये तेरी तरह ऑफिस और घर दोनों संभालेगा ना, तब पता चलेगा इसे कि तू क्या क्या करती है घर पर। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात को जब रमेश घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है, घर के अंदर डीजे का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ये सब देख रमेश बड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपनी बीवी को डाइनिंग टेबल पर देखता है। उन दोनों के हाथ में शराब की बोतल होती है और वो दोनों नशे की हालत में झूमते हुए बात कर रही होती हैं। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अब मेरी बारी बहू, मैं हूँ शराबी, ये बोतल शराबी, जितनी भी पी लो होती है खराबी। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मुझे भी फेल कर दिया। दोनों सास बहू को नशे में देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन दोनों के पास जाकर बोलता है, माँ, आस्था, ये सब कुछ क्या है? तुम दोनों ने ड्रिंक की है? हमने तो शराब पी है, थोड़ी नहीं बे। चुप करो आप दोनों और चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता नशे की हालत में। इतना बोलकर रमेश सबसे पहले अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और उसके बाद वो आस्था के पास जाने लगता है, लेकिन आस्था नशे की हालत में नाच रही होती है। ये देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। तभी उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों को सुलाते सुलाते रात के 2 बज जाते हैं और रमेश बहुत ज्यादा थक जाता है। आज रमेश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी और वो खाने के लिए किचन में जाता है। शायद रसोई में कुछ खाने को मिल जाए। इन नशेड़ी सास बहू ने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया। किचन में जाने के बाद रमेश को कुछ खाने को नहीं मिलता और वो भूख से सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे और अब तक उसकी माँ और बीवी सो रही होती है। ये देख रमेश आस्था को उठाते हुए उससे बोलता है, आस्था, उठो ना, देखो सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। अब जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है सर। आप पहले मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बनाकर ला दीजिए। किसने कहा था इन दोनों सास बहू को नशेड़ी बनने के लिए? अब मैं क्या करूँ? इतना बोलकर रमेश गुस्से में उठता है और किचन में जाकर काम करने लगता है और नाश्ता बनाते बनाते उसे 12 बज जाते हैं। इस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाता और पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है और रमेश अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता है और शाम को जब वह घर वापस आता है तो एक बार फिर से दोनों सास बहू को नशे में देखता है। ये देख रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन दोनों को संभालते हुए खुद से बोलता है, इन दोनों नशेड़ी सास बहू ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। मैं घर का काम देखूं, इन दोनों को संभालूं या फिर ऑफिस जाऊं। मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। भगवान का शुक्र है कि कल संडे है। आने दो इन दोनों को होश में, इन्हें तो मैं कल बताऊंगा। इतना बोलकर रमेश सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है
तो देखता है कि आस्था और नीलम घर पर नहीं है। तभी सुबह सुबह कुछ मेहमान रमेश के घर आ जाते हैं और अपना बिखरा हुआ घर देखकर रमेश फटाफट अपने पूरे घर को ठीक करता है और मेहमानों के लिए चाय बना कर लाता है। कुछ देर बाद मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आस्था और नीलम भी घर आ जाती है, जिसके बाद रमेश उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों से बोलता है, माँ, आस्था, मैं आज आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज ये नशे की चीज आप दोनों के लिए नहीं है। जब से आप दोनों नशेड़ी बनी है मेरी वाट लग चुकी है। मैं घर के काम से ही नहीं निकल पा रहा जो मैं ऑफिस का काम कर सकूं। ऐसे में मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आता मैं अकेले क्या क्या करूं। पता नहीं आस्था, इतनी आसानी से तुम सब कुछ कैसे कर लेती हो। हम तो तुझे सबक सिखाना चाहते थे बेटा, इसीलिए हम दोनों सास बहू ने नशेड़ी होने का नाटक किया और आज हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुझे अब समझ आ चुका है कि आस्था घर परिवार ऑफिस सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज करती है। और हाँ बेटा, अब मुझे तुझसे यही उम्मीद है कि तू अब से नशे में घर नहीं आया करेगा और मेरी प्यारी बहू से लड़ाई भी नहीं करेगा। आई एम सॉरी आस्था, मुझसे गलती हो गई। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब आस्था और नीलम नशेड़ी होने का नाटक छोड़ देती हैं, जिसके बाद रमेश भी ड्रिंक करना छोड़ देता है और आस्था से लड़ना भी। अंकिता सुनीता की इकलौती बेटी थी। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसने इतनी गरीबी में भी अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी बेटी घर से बाहर गई तो लोगों को उसके जादुई बालों का राज न पता चल जाए और कहीं लोग अंकिता से ईर्ष्या न करने लगे। इसलिए सुनीता जब भी फैक्ट्री के लिए जाया करती तो अंकिता को घर में बंद करके ही जाया करती। अंकिता बेटा, घर में ही रहना। पता चला मैं बाहर फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और तू यहाँ जादुई वालों की मदद से खिड़की से बाहर जाकर घूमने लगे। माँ, तुम तो जानती हो ना मुझे घूमना कितना पसंद है। हाँ पता है, तभी तो बोल रही हूँ कि जब तक घर ना आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना। और आज रात को मैं तुझे अंधेरी रात चांद की रोशनी में गांव घुमाने ले जाऊंगी, जहां मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगी, झरने दिखाऊंगी। बस जब तक मैं घर ना आऊं तब तक तू घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह से सुनीता फैक्ट्री के लिए चली जाती है और अंकिता अपनी माँ का इंतजार करती है। शाम को सुनीता थकी हारी घर आती है और अंकिता रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है, अंकिता अपनी माँ सुनीता से बोलती है, माँ देखो रात हो गई, तुमने बोला था रात को तुम मुझे घुमाने ले चलोगी। माफ करना अंकिता बेटा, आज हम नहीं जा पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फैक्ट्री में बहुत सारा काम था, सर फट रहा है बेटा मेरा। चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता दी तो मैं अपनी जादुई बाल की मदद से तुम्हें अभी तक ठीक कर चुकी होती। अब तुम कुछ मत बोलो और आराम से लेटी रहो, मैं अभी तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म करती हूँ। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बाल से अपनी माँ का सर दबाती है और साथ ही पैर भी। जैसे ही अंकिता के जादुई बाल सुनीता के सर और पैर को दबाते हैं, वैसे ही उसके सर और पैर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, जिसके बाद सुनीता को बहुत अच्छी नींद आती है और वो सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुनीता फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो वहीं दूसरी ओर घर में अकेली अंकिता अपने जादुई लंबे कालो बालों से घर की सफाई कर रही होती है। उसकी एक लट जाले साफ कर रही होती है तो दूसरी लट बर्तन साफ कर रहे होते हैं और अंकिता खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। पता नहीं माँ कब आएंगी। हमेशा माँ इसी तरह से बोलते हैं कि वो रात को मुझे घुमाने ले जाएंगी, परंतु उन्होंने तो मुझे दुनिया की नजरों से छुपा रखा है। पर वो मुझे गाँव वालों की नजरों से क्यों छुपा रखती है? आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। इतना सोचकर अंकिता निराश हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो खुद से बोलती है, माँ तो मुझे घुमाने से रही और वैसे भी माँ तो फैक्ट्री से रात को घर आती है। मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, क्यों ना मैं ही अपने गांव घूम कर आ जाऊँ। हाँ यही सही रहेगा। इतना बोलकर अंकिता अपने जादुई बालों को लंबा करती है और एक रस्सी की तरह बनाकर अपने बालों के जरिए खिड़की से नीचे उतर जाती है। अब वो गांव घूमने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाती है, वैसे ही वहां सुनीता आ जाती है और अपनी बेटी को घर से बाहर देखकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर लाकर उससे बोलती है,
अंकिता बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, और इन जादुई वालों के जादू को देखने से मना किया था ना, फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर माँ, क्या हो जाएगा अगर मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमने चली जाऊंगी? हम इतने गरीब हैं, मैं चाहूँ तो अपने जादुई बालों की मदद से आपको अमीर कर सकती हूँ, पर आपको इस गरीबी में ही जीना है। आप मुझे गांव वालों से मिलने नहीं देती। मुझे समझ नहीं आता आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं माँ। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी सौतेली माँ है। अंकिता की ये बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी मांगती है, जिस पर सुनीता बोलती है, बेटा, बहुत समय पहले की बात है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सेवा करते थे। तेरे ये जादुई बाल उसी का फल है। हमारे घर में जन्म लेने वाली हर बेटी के बाल जादुई होते हैं और इन जादुई बालों की मदद से हम गांव वालों की मदद करनी होती है, ना कि अपनी। लेकिन बहुत समय पहले जब तू छोटी थी तब तेरी बुआ के बाल भी जादुई थे और तेरी बुआ हमारे ही दुश्मन के बेटे से प्यार कर बैठी और उनसे शादी कर ली। जब ये बात तेरी दादी को पता चला तो फ्लैशबैक। कोमल बेटा, ये तूने क्या किया? ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है। इसने सिर्फ तेरे जादुई बालों की शक्तियाँ छीनने के लिए तुझसे शादी की है। माँ, अमित ऐसा नहीं है, तुम अमित को गलत समझ रही हो। इस तरह से कोमल अपनी माँ को समझाने लगती है और तभी अमित पीछे से उसके जादुई बाल काट देता है। बाल काटते ही कोमल के बालों की सारी शक्तियाँ चली जाती है, जिसके बाद अमित हंसता हुआ कोमल से बोलता है, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे तुझसे नहीं, तेरे जादुई बालों से प्यार है। अब मैं तेरे इन जादुई बालों को अपने साथ अपने लैब में ले जाऊंगा और इन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और इनसे निकलने वाली सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लूंगा। अमित, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा ये धोखा जिंदगी भर याद रखूंगी। अमित हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी छोटी सी अंकिता, जो उस समय 2 साल की थी, वह अपनी जादुई बाल की मदद से अमित का गला दबा देती है और वहीं पर अमित की मौत हो जाती है। और बाल काटने की वजह से कोमल की सारी शक्तियाँ उससे छीन जाती है और वो भी एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जीने लगती है। फ्लैशबैक आउट। बस इसीलिए मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, गांव वाले से दूर इस घर में तेरे साथ रहती हूँ। मुझे अमीर बनने का लालच नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो तेरी बुआ के साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो। बेटा, ये जादुई बाल तुझे वरदान में मिला है और इसकी हिफाजत तुझे ही करनी होगी। तुझे ऐसे लड़के से शादी करनी होगी जो तेरे बाल से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करे। सारा सच जानने के बाद अंकिता अपनी माँ की सारी बातें मान लेती है, पर समय यूं ही बीत जाता है और एक दिन सुनीता फैक्ट्री से घर नहीं आती। अंकिता को अपनी माँ की फिक्र सताने लगती है और वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए पहली बार घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से होती है, जो अंकिता की सुनीता को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अंकिता को सुनीता नहीं मिलती, जिसके बाद अंकिता रवि के साथ अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को देखकर अंकिता को बहुत खुशी होती है और वो अपनी माँ के गले लगकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो पता है मैं कितना डर गई थी। माफ करना अंकिता बेटा, आज मालिक ने एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, बस उसी में मजबूरन मुझे जाना पड़ा। पर ये तेरे साथ ये लड़का कौन है? मैं रवि हूँ। दरअसल मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात अंकिता से हुई। अंकिता बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों की मदद करना बहुत पसंद है। मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने घर जा सकते हो। इस तरह से सुनीता रवि को जाने के लिए बोलती है। उस समय तो रवि चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अंकिता का फितूर चढ़ जाता है और समय यूं ही बीत जाता है। अब अंकिता और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब रवि को अंकिता के जादुई बाल का सच पता चल जाता है, पर फिर भी वो अंकिता से ही प्यार करता है। और जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो उन दोनों की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। अब अंकिता अपने जादुई बालों की मदद से बीमार लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है। भूतों की बारात। कोसी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक नदी गुजरती थी, परंतु कोई भी उस नदी के आसपास भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ,
माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, आज कितने दिनों बाद मुझे एक बहुत बड़ी शादी का प्रोजेक्ट मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब की शादी है और तुझे घर से कब निकलना है और कितनी दूर है शादी? माँ 3 दिन के लिए ही जाना है और ये शादी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपनी कोसी नदी है ना, उसके पीछे वाला गांव है, बस उसी में शादी है, वहीं जाना है। क्या? कोसी नदी के पीछे वाले गांव में? वहां जाने के लिए तो तुझे नदी पार करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा सुन, तू दिन को ही चले जाना और जब वहां से वापस आएगा तो भी दिन को ही आना, रात को मत आना। माँ शादी रात को है और रात का चक्कर तो लगेगा ही ना। और वैसे भी कौन सा गांव दूर है, पास में ही तो है, नदी पार करके ही तो जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। नहीं, तू कल शाम को नहीं जाएगा, तू कल दिन में यहाँ से निकल जाना। पर माँ। बेटा कभी तो माँ की बात मान लिया कर। अच्छा ठीक है। अपनी माँ के कहने पर राजू अपना सामान पैक कर लेता है और अगले दिन अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु आते समय राजू रात को कोसी नदी से होकर घर के लिए आ रहा होता है। राजू जैसे ही कोसी नदी पार करता है तभी उसके कानों में बैंड बाजे की आवाज आती है। लगता है आज भी किसी की शादी है। देखूं तो जरा कि आखिर रात के 2 बजे किसकी बारात जा रही है। इतना बोलकर राजू नदी के पास जाने लगता है, जहां वो दूर से खड़े होकर कुछ बारातियों को देखता है, परंतु बाराती बड़े अजीब थे। उन्हें देखने के लिए राजू थोड़ा और करीब जाता है तो देखता है कि उस बाराती में सभी लोग मरे हुए हैं। वो किसी इंसान की बारात नहीं थी, बल्कि भूतों की बारात थी। भूतों की बारात देखकर राजू खुद से बोलता है, ये तो भूतों की बारात है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर राजू वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो देखता है कि जिस जगह पर बाराती नाच रहे होते हैं वहाँ की जमीन धंसने लगती है और धीरे धीरे करके सभी मृत भूत जमीन के नीचे दलदल में चले जाते हैं। ये सिलसिला देख राजू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि बाकी के बचे हुए भूत उस नदी में बहते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? इस बारात के सभी लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, तो फिर ये सब पानी और इस दलदल में कैसे डूबकर मर सकते हैं? लगता है माँ की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोलकर राजू वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसका पूरा शरीर जम जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मैं अपनी जगह से भाग क्यों नहीं पा रहा? राजू खुद को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है और उससे बोलती है, सर मेरे पति को बचा लो। वो इस बारात में आए थे, परंतु अब वो इस नदी में डूब रहे, उन्हें तैरना नहीं आता। प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। पर मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं और वो भी राजू से अपने पति को बचाने की बात बोलने लगती हैं और वो सारी की सारी एक साथ मिलकर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें गायब हो जाती हैं। उसके बाद एक आदमी राजू के पास आता है जो उसकी आंखों को देखता है। राजू उसकी आंखों को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। अब राजू भी नदी की ओर जाने लगता है कि तभी वहाँ राजू का भाई मोनू आता है और वो उसके ऊपर कुछ राख जैसी चीज फेंक देता है। कुछ देर बाद राजू की आंख खुलती है और वो अपने सामने अपनी माँ और भाई को देखता है। मैं यहाँ घर पर कैसे? मैं तो कल रात और वो भूतों की बारात, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई अब तुम ठीक हो? कल रात को मैं तुम्हें घर लाया था। जब रात को मैं तुम्हारे पास गया तो मैंने देखा कि तुम उस नदी में डूबने जा रहे हो। बस फिर मैंने तुम्हारे ऊपर बालाजी से लाया हुआ ये बबूत डाल दिया और तुम बेहोश हो गए, जिसके बाद मैं तुम्हें घर ले आया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को घर आ रहा हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें आज पूरी बात बेटा।
कहा जाता है कि एक बार एक बारात कोसी नदी से गुजर रही थी, पर तभी मौसम एकदम से खराब हो गया। उस नदी के आसपास की जमीन धंसने लगी, साथ ही दूल्हा जो पुल पर था वो पुल भी टूट गया और बाराती में शामिल सभी लोग मर गए। पर जब बारातियों में शामिल आदमियों की बीवियों को ये खबर मिली तो वो सब लोगों ने अपने पतियों को बचाने की मदद मांगी, परंतु सबको मालूम था कि अगर वो लोग उधर गए भी तो उनकी मौत तो पक्की है। इसीलिए सभी ने उन औरतों की मदद करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद वो सारी औरतें खुद अपने पतियों को बचाने के लिए वहां चली गई और खुद भी मर गई। बस तभी से वो बारात हमेशा रात को वहां आती है और वहां से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति उस बारात को देखता है वो बारात उस आदमी को अपने में शामिल कर लेती है और उस इंसान की भी मौत हो जाती है बेटा। तभी यही घटना रात को मुझे भी दुखी थी, पर माँ मोनू को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? तू कल दोपहर में घर नहीं आया, जिसके बाद मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी और फिर रात को मैंने तेरी कंपनी को फोन किया। हेलो, मैं राजू की माँ बोल रही हूँ। इतनी रात हो गई, राजू आज दिन को घर आने वाला था, अभी तक घर नहीं पहुँचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा बेटा वहाँ से निकला है या नहीं? माँ जी, राजू जी शादी की वजह से दिन को नहीं निकल पाए थे, इसलिए वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। क्या राजू इतनी रात को निकला है? अच्छा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राजू की माँ फोन रख देती है और अपने छोटे बेटे मोनू को उठाती है। बेटा जल्दी से बालाजी की भभूत ले और कोसी नदी पर जा, तेरे भाई की जान खतरे में है। पर माँ, वहाँ भूतों की बारात हर रात को आती है, अगर मैं वहाँ गया और मुझे कुछ हो गया तो? तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे गले में बजरंग बली का ये बालाजी का भभूत भी तो है। अब जा जल्दी से, नहीं तो वो भूतिया बारात तेरे भाई को मार देगी। माँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोलकर मोनू कोसी नदी पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई भूतिया बारातों के साथ शामिल हो चुका है और उनके साथ नदी में डूबने ही जा रहा है। तभी मोनू वहाँ आता है और अपने भाई के मुंह पर भभूत फेंक देता है। जैसे ही राजू बेहोश होता है, मोनू अपने भाई को उठाकर घर ले आता है। माँ, अब मैं कभी भी रात को उस जगह पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने वो सारी घटना घटी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा। मुझे पता है बेटा, इस समय तुम्हारी क्या हालत है, इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। राजू तो उस हादसे से बच गया, परंतु आज भी कोई उस जगह पर जाता है तो वो भूतिया बारात उस इंसान को जिंदा उसके घर नहीं जाने देती और आज भी उस घटना को याद करके राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।